नमस्ते दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के बारे में। आज सुबह ही हमारे पास एक खबर आई, हम सबको बहुत दुख हुआ जानकर कि हमारे देश के एक छात्र, कर्नाटका के एक छात्र नवीन की युद्ध में मौत हो गई। तो उस खबर को सुनने के बाद सभी का दिल दहल गया, क्योंकि हमारे देश के अभी बहुत से छात्र वहाँ पर हैं जिन्हें वापस आना अभी बाकी है। सभी की जान खतरे में है, सभी की स्थिति बहुत ही दयनीय कही जा सकती है, दयनीय ही कह सकते हैं, क्योंकि खाना पानी और रहने तक की व्यवस्था नहीं है। उन्हें बॉर्डर तक जाने में भी कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल युद्ध के दौरान पहले दिन ही भारतीय छात्रों के द्वारा जो वीडियोज़ भेजे गए थे, उन्हें देखते हुए ही समझ में आ गया था कि वहाँ की स्थिति कितनी भयानक हो रही है, कितनी ख़राब हो रही है। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि हमारे देश के छात्र अभी भी वहाँ फंसे रह जाएंगे। इंडियन एम्बेसी ने 15 फरवरी को फर्स्ट एडवाइजरी जारी की यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के लिए कि आप वहाँ से जिस भी तरह से निकल सकते हैं वापस निकलिए और भारत पहुँचिए। जबकि ये संभव नहीं था, क्योंकि कुछ छात्रों को 2 दिन पहले ही कॉलेज ने अपने मैसेज के द्वारा बुलाया था कि आप अगर आकर अपनी ऑफलाइन क्लासेस नहीं ज्वाइन करते हैं तो आपको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। ऐसे में 2 दिन पहले गए हुए छात्र फिर से 2 दिन बाद इंडिया वापस आने के लिए, वो भी 60,000 से लेकर 1 लाख तक की टिकट्स हैं, तो संभव नहीं था। हर एक छात्र के पास उतने पैसे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि विदेश में पढ़ने वाला हर छात्र अमीर हो। कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो अपनी मेधा के दम पे स्कॉलरशिप के ज़रिए वहाँ जाते हैं और एडमिशन लेते हैं, क्योंकि हमारे देश में मेडिकल की पढ़ाई कितनी महंगी है ये हम सब जानते हैं। हम सब के बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो हमें पता है कि यहाँ की स्थिति क्या है, यहाँ पे एडमिशन चार्जेज क्या हैं या यहाँ उनकी फ़ीस कितनी है। तो कुछ ना कुछ ये भी फ़र्क पड़ता है कि यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई भारत के अपेक्षा सस्ती है। यहाँ के बच्चे वहाँ जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ऐसे में छात्रों को लाने के लिए हमारे देश को जो भी प्रयास करने चाहिए थे, वो प्रयास शायद काफ़ी नहीं थे। 2-4 विमानों को भेजकर छात्रों को बुलाना, 20 हज़ार छात्र वहाँ फंसे हैं। 17,000 छात्रों के बारे में हमारे पास सूचना आ रही है कि हाँ 17,000 छात्र फंसे हुए हैं। तो 17,000 छात्रों को लाने के लिए क्या 4 विमान काफ़ी हैं? हम सब समझ सकते हैं, इस बात को बताने की, सोचने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। 22 फरवरी को, 24 फरवरी को और 26 फरवरी को विशेष फ़्लाइटों के द्वारा बच्चों को लाया जाना था, जिसमें से कि 24 को तो हमारा युद्ध स्टार्ट हो गया। 24 फरवरी को जो विमान आने वाला था वो वहीं फंस गया और किसी तरीके से वापस आया। 26 को वापस आने का कोई चांस ही नहीं बना। ऐसे में काफ़ी बच्चे वहाँ फंसे रह गए और बच्चों को खाने पीने की भी दिक्कतें हो रही हैं। आज स्थिति ये बनी हुई है कि बच्चे बंकरों में हों या फिर मेट्रो स्टेशंस पे हों, इस तरीके से हैं कि वहाँ उन्हें ढंग से बैठने की भी जगह नहीं मिल रही है। खड़े होने की या फिर सोने की तो बात ही छोड़िए, बस वो अपना दिन बिता रहे हैं कि हाँ किसी भी तरीके से हमें वापस आने के लिए मौका मिले और शायद हम भी अपनी जान बचा सकें और वापस अपने देश, अपने माता पिता के पास, अपने परिवार के पास वापस आ सकें। जिस तरह गाँवों से बेहतर शिक्षा पाने के लिए बच्चे बड़े शहरों में जाते हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ एडमिशन लेते हैं, वहाँ के तौर तरीके सीखते हैं, सेम वही प्रोसेस है कि देश से बाहर उच्च शिक्षा के लिए बच्चे विदेशों में जाते हैं। तो इस पे बहुत ज़्यादा कटाक्ष करना या फिर बहुत ज़्यादा बातें करना बहुत तर्कसंगत नहीं लगता है, क्योंकि ये हमारी अपनी राय होती है। हर इंसान की अपनी राय होती है कि वो कहाँ शिक्षा पाना चाहता है, उसे कहाँ सुविधा लग रही है, सुविधाजनक कहाँ महसूस हो रहा है। तो ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है उन बच्चों को वापस लाना। देशभक्ति दिखाने का मौका सिर्फ देश में जान गंवाना ही नहीं होता है, देश के लिए, देश के लोगों के लिए कुछ करना भी देशभक्ति का काम होता है, देशभक्ति ही कहलाती है। ऐसे में हम सबको एकजुट होकर यही प्रयास करना चाहिए कि हमारे देश के बच्चे
सुरक्षित बाहर आ सकें, अपने देश में वापस आ सकें, ताकि किसी अन्य बच्चे के साथ नवीन जैसी घटना ना हो सके, किसी और बच्चे का परिवार उसके लिए जीवन भर तड़पता ना रह जाए। बस हमारी यही राय है कि हम सब इस समय एकजुट होकर, एक राय होकर, एक मत होकर इस विषय पर चर्चा करें और कोशिश करें कि सभी बच्चे सुरक्षित वापस आ सकें।